नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जतिन एडू ग्रुप। दोस्तों, जहां से हमने छोड़ा था राज्य से साम्राज्य, उस टॉपिक को उसके आगे के सब टॉपिक से शुरू करते हैं। और इसमें हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया था, अशोक के बारे में और कुछ मैपिंग समझी थी, मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मैप में स्थानों को उल्लेखित किया था। अब हम करेंगे आज के नए टॉपिक साम्राज्य का प्रशासन। तो इसमें हम सबसे पहले करने वाले साम्राज्य का प्रशासन। और जैसे ही ये टॉपिक हो जाएगा, इसके बाद हम एक बार राजधानी में सम्राट के बारे में, ये जो बॉक्सेस में टॉपिक है इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद अशोक एक अनोखा सम्राट। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये 4 टॉपिक्स होंगे जिनसे हम शुरुआत करेंगे और इन 4 टॉपिक्स को ही कवर करेंगे इस वीडियो में। तो पहला टॉपिक साम्राज्य का प्रशासन, दूसरा अशोक एक अनोखा सम्राट, अशोक का कलिंग युद्ध और अशोक का धम्म क्या था। तो जैसे साम्राज्य का प्रशासन, रूलिंग द एम्पायर, अशोका अ यूनिक रूलर, अशोकास वॉर इन कलिंगा एंड व्हाट वाज अशोका धम्मा। तो क्या था वो उसका धम्म, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं साम्राज्य का प्रशासन। तो जो कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो बहुत बड़ा साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र, उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन पर सम्राट का सीधा नियंत्रण, और पशुपालक हो गए, शिल्पकार हो गए, व्यापारी हो गए, इनसे कर इकट्ठा करने के लिए राज अधिकारियों की नियुक्ति जो इनसे कर इकट्ठा करेंगे, और जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। और भी ऐसे कई छोटे क्षेत्र थे जहाँ पे हम देखते हैं तक्षशिला और उज्जैन जैसी राजधानियों से शासन शुरू होता है। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बना भी दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो स्थानीय क्षेत्र की जो परंपराएं हैं, नियम है, उन्हीं को यहाँ फॉलो किया जाता था अलग अलग क्षेत्र में। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मांगों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम बंगाल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए की कीमतों पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, और संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, जो वहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनमें यह उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लौटाकर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक विशाल साम्राज्य और इतना कि यहाँ का जो सम्राट है वो पाटलिपुत्र यानी राजधानी के आसपास और भी जितने भी क्षेत्र बसते हैं उन पर सीधा नियंत्रण रख पा रहा है। पदाधिकारी नियुक्त हैं जो कि जनता से कर वसूल करेंगे, और ऐसे में जो कृषक हैं, शिल्पकार हैं, व्यापारी हैं, उनसे कर वसूला जाएगा जिससे कि साम्राज्य सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। और जो विरोध करता उसको दंड दिया जाता, यानी कि जो गलत करता उसको सजा दी जाती। संदेश वहां घूमते रहते ताकि अपने राजा की सुरक्षा में और बाकी जगहों की निगरानी में वह तैनात रहे। वही मौर्य साम्राज्य के अंदर को बहुत से छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र, जंगल थे जो स्वतंत्र थे वहाँ के लोग, पर उनसे उम्मीद की जाती थी कि वह लकड़ी और बहुत सी चीजें जो साम्राज्य के लिए उपयोगी हो सकती हैं वह उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। तो इस तरीके से एक विशाल साम्राज्य की देखरेख हमने देखी। और अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया, कौटिल्य जो थे वो बाद में मंत्री बनते हैं चंद्रगुप्त के। तो
नजराना, यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक बॉक्स है जिसमें लिखा है नजराना। ये क्या होता है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो नजराना एक तरीके से गिफ्ट समझ लीजिए, किसी खास मौके पर दिया गया नजराना गिफ्ट की तरह होता था। राजधानी में सम्राट क्या? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। तो पश्चिमी एशिया के यूनान का राजा था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका उसने विवरण दिया। और कैसा विवरण दिया? यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। तो अब क्या विवरण है मेगास्थनीज का? कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वह लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सो सकते। और पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना के बारे में क्या लिखा है? यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। कितने? 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा होता है। तो यहाँ पे मेगास्थनीज जो कि एक राजदूत थे यूनानी सेल्यूकस निकेटर के, वो जब चंद्रगुप्त के दरबार में आते हैं तो उनके बारे में और पाटलिपुत्र के बारे में इन चीजों को अपनी पुस्तक में लिख देते हैं। तो यहाँ तक हमें ये क्लियर हो गया कि जो साम्राज्य का प्रशासन है वो कैसे चलता था। एक सुव्यवस्थित व्यवस्था थी जिसमें कि प्रशासनिक व्यवस्था सर्वोपरि थी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छे से चलाया जा रहा था। अब अगर हम बात करें अशोक एक अनोखा सम्राट, तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, और अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में हमें मिलते हैं। तो अशोक एक अनोखा सम्राट था क्योंकि उसके जो अभिलेख हैं वो अशोक के जो अशोक स्तंभ हैं ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए हम इसको अनोखा सम्राट की श्रेणी में रखते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध, उससे ये ज्यादा एक सम्राट बनता है। जो कलिंग का युद्ध आता है यहाँ से तो उसके विचार परिवर्तित हो जाते हैं, एक जीवन एक तरीके से बदल जाता है। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। तो एक तरीके से जब युद्ध में इतने लोग मारे गए उन्होंने देखा तो उन्हें लगा और कुछ दिल में सदका लगा और उन्होंने फिर युद्ध करना ही बंद कर दिया। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अब अशोक के अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, क्या है वो? अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मृतकों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वह भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने, धम्म एक तरीके से बौद्ध को मतलब सपोर्ट करने वाला एक धर्म का ही रूप था, तो धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख
भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ, यानी लिखवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना ही करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। तो कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में ये परिवर्तन इसी वजह से देखने को मिलता है। और धम्म संस्कृत शब्द है धर्म, उसका ही अपभ्रंश कह सकते हैं। अब आते हैं अशोक का धम्म क्या था। तो यहाँ से कलिंग के युद्ध से उसका प्रचार प्रसार शुरू होता है धम्म का। तो अब इसी टॉपिक को कवर करते हैं, अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। उन्हें लगता है था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वह बुद्ध के आदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम से के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षाएं देंगे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भी भेजा। तो उनके पुत्र हुए महेंद्र और पुत्री हुई संघमित्रा। तो इन दोनों को भी इस धम्म के प्रचार के लिए मिस्र और श्रीलंका जैसे देशों में भेजा था। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि धम्म का प्रचार हुआ। और धम्म क्या था, तो किसी के धर्म ही था, धर्म का ही एक संस्कृत शब्द है, इसका धर्म उसी से लिया गया है। और ये कोई पूजा पद्धति नहीं है, ये एक तरीके से विचार है जो एक बड़े बुजुर्ग अपने आने वाली संतान को देते हैं। तो उस प्रकार के विचार हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या है, तो लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। यह कर्मकांड किसी काम के नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होंगे। यह अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं, तो वो रीतियों के बारे में कहते हैं कि ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये इतने प्रमुख विचार जो कि उस धम्म के माध्यम से अशोक समाज में फैला देते। और इसीलिए हम यहाँ से दूसरे टॉपिक पे आ जाएं, तो अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों, तो इसलिए क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद, नृशंस हत्या करने के बाद अचानक से उसका मन परिवर्तित हुआ और उसने धम्म यानी धर्म के प्रचार की घोषणा कर दी और अपने पुत्रों के द्वारा भी मिस्र और श्रीलंका में भेजकर ये धम्म प्रचारित करवाया। महामात को नियुक्त किया, एक अधिकारी को, जिनका कार्य था कि धम्म को पूरी प्रजा तक पहुंचाए, उनको इसके बारे में प्रजा को ज्ञान दे। तो यहाँ पे हमारे ये टॉपिक, ये चैप्टर राज्य में साम्राज्य, राज्य से साम्राज्य, यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने शुरू किया था मौर्य साम्राज्य से, क्या है मौर्य साम्राज्य, उसकी विशेषता क्या है और कैसे वह मगध में तैयार हुआ धनानंद के बाद। मगध जो कि पाटलिपुत्र उसकी राजधानी रही और आज का मगध बिहार यानी पटना पाटलिपुत्र बनती है। तो इस तरीके से अशोक का स्तंभ, अशोक का विलेख, ये पढ़े हमने और जाना कि एक साम्राज्य का प्रशासन कैसे कार्य करता है, अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे हुआ और अशोक का कलिंग युद्ध कैसे वह जीतता है और उसके बाद अशोक का धम्म क्या था। यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में जो चैप्टर करेंगे वह होगा राज्य, शहर और व्यापार, फिर उसके बाद नए साम्राज्य और राज्य,
और अंतिम चैप्टर जो होगा वो इमारतें, चित्र तथा किताबें होगा। इसके बाद हम इस पूरे चैप्टर यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक यानी कंप्लीट बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या नोट्स होंगे या जो भी बेस्ट हो सकता है वो निकाल कर तैयार करके उसको उस पर एक पूरी डेडिकेटेड एक वीडियो फॉर्मेट बना के अगले इसके बाद की वीडियो में लाएंगे। तो इससे क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 कंप्लीट करने के बाद ये एक तरीके से पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर डाल दी जाएगी और इसमें वो ये सारे चैप्टर वाइज ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होंगे, उनको पर्टिकुलर सेगमेंट में देखना या फिर साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक बेहतर और एक बड़ी कंपाइल वीडियो में थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो सकती है वो, उसमें करके महत्वपूर्ण MCQs हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर नोट्स हो सकते हैं, ये तीनों का मिक्सचर करके जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो करने की कोशिश करूंगा और इससे क्लास 6 का हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी वाला हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और जो वीडियो पेंडिंग में है वो भी आ जाएंगी। तो इस तरीके से चैप्टर 1, 2, 3 फिर ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो जाएगा और लुसेंट जी के तो चालू हो ही चुका है और वो उसके लगातार सेशन हो ही रहे हैं। इवनिंग में तो लगातार ही हो रहे हैं, मॉर्निंग में नहीं हो पा रहे हैं, बट डेफिनेटली MCQ उसके भी मॉर्निंग में कंडक्ट किए जाएंगे। तो इससे एक पूरा कंपाइल एक सेटअप धीरे धीरे बना रहा हूँ ताकि पॉलिटी भी इसमें हो, इकोनॉमी भी हो, मैथ भी हो। मैथ में मैं एक वीडियो रिकॉर्ड की थी फिर बाद में नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे और सारे सब्जेक्ट्स वाइज इसमें सारी रिकॉर्डिंग हो। साथ ही साथ छोटी छोटी जो डॉक्यूमेंट्री क्लिप बन सकती हैं, जैसे हिस्ट्री का कोई एक पोर्शन उठा लिया उस पे बना दी या इकोनॉमी पे बना दी, ठीक है, या अर्थशास्त्र में बना दी, यानी कि किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे जिस पे हमारा संज्ञान होना चाहिए, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और ऐसे ना जाने कितने टॉपिक हैं, कितने विषय हैं जो हमारी नज़रों से ओझल होते जा रहे हैं, तो उन सब पे बहुत मतलब सिंक्रोनाइज होकर एकदम एक तरीके से सेंटर पिटल सोच रख के, सेंटर लेवल पे सोच रख के उसको एक तरीके से बनाना है, तैयार करना है ताकि वो एक वैल्यू ऐड करे हमारी लाइफ में। तो हो सकता है वो एवरी संडे, क्योंकि इसको करने में, ऐसा करने में वीडियो को रिकॉर्ड करना, वीडियो को एडिट करना, फिर वीडियो में बहुत सारा काम करना, ये सब के लिए और जो भी करने के बावजूद भी बेहतर तो नहीं होगा बट बेहतरी की तरफ होगा। बेहतर नहीं होगा पर बेहतरी की तरफ होगा, यानी कि कह सकते हैं कि अगर वो सक्सेस नहीं है तो सक्सेस की तरफ बढ़ने वाले कदम जरूर हैं। तो ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने ये टॉपिक कर लिए चारों के चारों और इससे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम अगले चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर 8 पे, और वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड टेक केयर।